हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपनी कविता यह है दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि का नाम है नागा अर्जुन जी। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा प्यारी कविता है। क्या होता है इसमें, जो कवि है वो फादर है और जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं वो उनके बेटे होते हैं। ठीक है, तो वो उनकी नई नई दंतुरित मुस्कान के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या होता है, वो न्यू बॉर्न बेबी होता है 6 से लेकर 8 महीने तक का। और जैसा कि आपको पता है 6 से लेकर 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनके ना छोटे छोटे दांत निकल रहे होते हैं, दूध वाले, है ना। और वो उन छोटे छोटे दांतों से जब हंस रहा होता है और ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा होता है, तब उससे तो मतलब कोई पिघल जाता है। तो उस मुस्कान को, उस स्माइल को जब वो दर्शाते हैं ना, उनके जो मन की भावनाएं होती हैं वो उन्होंने संजो कर इस कविता में लिखा हुआ है। और इसी वजह से आज हम ये कविता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर पोयम यह है दंतुरित मुस्कान बाय नागार्जुन जी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम काव्यांश नंबर 1 देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान से लेकर पिघलकर जल बन गया होगा कठोर कठिन पाषाण तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस पंक्ति का क्या अर्थ है, देखो। उपर्युक्त पंक्तियों में 6 से लेकर 8 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, जिसका अभी अभी नए दांत आने शुरू हुए, जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, वो आने स्टार्ट हो गए हैं। उनकी मनमोहन मुस्कान को देखकर कवि के मन में बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे भाव जो है वो उत्पन्न होने स्टार्ट हो गए। कि जैसे उनका जो बेटा है, उन्होंने वो 6 से 8 महीने तक का, और उनके दूध के दांत जो है निकलने स्टार्ट हो गए। और जैसे वो निकलने स्टार्ट हुए, वो जब भी अपनी मनमोहक सी स्माइल करता है, उसकी स्माइल को देखकर कवि के मन में बहुत सारी फीलिंग्स या फिर भाव जो उत्पन्न हो जाते हैं। वो उनकी अभिव्यक्ति कुछ इस तरीके से दे रहे होते हैं, मतलब उनकी तारीफ कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं कि अभी कवि अपने छोटे से बच्चे की मनमोहक मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी जो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है ना, वो इतनी ज्यादा मनमोहक है, यानी मन को मोहने वाली है, मन को अट्रैक्ट करने वाली है, कि अगर कोई व्यक्ति मुर्दा भी होगा या फिर उस व्यक्ति के अंदर जान नहीं होगी, वो भी जिंदा हो जाएगा, है ना, उसमें भी जान डल सकती है। तुम्हारी स्माइल इतनी ज्यादा प्रीशियस है ना। अर्थात तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान कैसी होती है, जिसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता है, एकदम प्योर स्माइल होती है, जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता। तुम्हारी जो निश्चल मुस्कान है, जीवन के कठिन परिस्थितियां, जीवन की जो कठिन बहुत मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है, और जो मतलब जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, और उस परिस्थिति से गुजरते गुजरते वो लोग बहुत ज्यादा निराश या फिर सैड हो चुके होते हैं, उन व्यक्ति को भी उनके उनको जैसे लगता है कि काश मैं तो मर ही जाऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी लाइफ में, और अगर वो वाला व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देख लेना, तो उसके अंदर भी जीवन जीने की प्रेरणा दोबारा से चालू हो जाएगी। तो ये बताया हुआ है। अगली पंक्तियों में कवि अपने धूल मिट्टी से सने हुए बच्चे को देखकर कहते हैं कि जैसे उनका बेटा जो है, बेटी जो है, वो धूल मिट्टी से लथपथ होगा, तो अपने उस बेटा बेटी को देखकर कहते हैं कि धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का जो पौधा, कमल का जो फूल होता है, वो उसमें होता है ना कीचड़ वाले पानी में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आ गया हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे मिट्टी से सने हुए शरीर को देखकर। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस तालाब में अभी तुम रह रहे थे ना, वो पत्थर का बना हुआ, बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर का बना हुआ, और जैसे ही तुमने अपने शरीर से उस पत्थर को छुआ होगा या फिर अपने प्राणों से तुमने उसको छुआ होगा, तो वो कठोर पत्थर वाला तालाब भी पिघलकर एकदम जल के तरीके से बन गया होगा, जल बन गया होगा। ठीक है, अर्थात उनके कहने का क्या मतलब है कि इस छोटे से बच्चे की सिर्फ छूने से ही कठोर से कठोर जो दिल होता है, कठोर से कठोर जो हृदय होता है, वो उस व्यक्ति के दिल में भी कोमल भावनाएं जो है उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब काव्यांश नंबर 2 पढ़ते हैं। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, आंख लूं मैं फेर तक। ठीक है, अब इस दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं हमसे, वो देख लेते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारी इस निश्चल मुस्कान को देखकर, कि तुम्हारी इतनी ऐसी बिना छल कपट वाली मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी बांस या फिर बबूल के पेड़ को भी छू दोगे ना, तो उस पे जो लगे हुए शेफालिका के फूल है ना, वो भी गिरने लग जाएंगे, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, है ना।
वो गिरने लग जाएंगे। अर्थात यदि कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति की, मतलब कई कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रूड होते हैं और पत्थर दिल वाले होते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं मानते, अर्थात ऐसा कोई इंसान भी है ना पत्थर दिल वाला, और वो अगर तुम्हारी मुस्कुराहट को देख ले या फिर तुम्हें छू ले तो वो भी मुस्कुरा उठेगा। इतनी ज्यादा प्यारी और निश्चल मुस्कान है तुम्हारी, उसके मन में भी खुशियों का संचार जो है वो होने लगेगा, है ना। बच्चा पहली बार अपने पिता की तरफ टुकुर टुकुर तरीके से देख रहा होता है, यानी कवि की तरफ देख रहा है, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पा रहा और बिना पलक झपकाए देखता रहता है। आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई छोटा सा बच्चा होगा, वो भी आपको ऐसे टुकुर टुकुर से देखता रहता है ना, बड़ी बड़ी आंखों से अपनी, और वो बिना पलक झपकाए आपकी तरफ देखता रहता है। तो ऐसे ही बच्चा जो है अपने पिता की तरफ देखने लग जाता है, कवि की तरफ देखने लग जाता है बिना पलक झपकाए, ठीक है। और वो पहचान नहीं पा रहा अपने पिता को, इसलिए कवि अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, जो मेरी तरफ इतनी तरह इस तरीके से टुकुर टुकुर करके देख रहे हो, जो तुम मुझे इस तरफ बिना पल के झपकाए देखे जा रहे हो। और अगर तुम मुझे लगातार ऐसे ही देखते रहोगे तो मुझे थोड़ी शर्म सी आ जाएगी और मैं जो है वो दूसरी तरफ देखने लग जाऊंगा। तो वो इस काव्यांश में ये कहते हैं। काव्यांश नंबर 3 अब हम देख लेते हैं, वो है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार से लेकर इस अतिथि के प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब यहाँ पर इसका भावार्थ देखो, इसका मतलब देखो। बच्चा लगातार जो है वो अपने पिता की तरफ या फिर कवि की तरफ देखे जा रहा है और उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान है कौन, इससे मेरा क्या संबंध है। इस तरीके से इसे देखकर कवि बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि पहली बार की मुलाकात हमारी ठीक से जान पहचान नहीं हुई। वो कहते हैं मुझे अभी कोई अफसोस नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि अभी तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो या फिर अभी मेरे से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई है, बल्कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हें देख पाया। वो इस तरीके से कहते हैं कि मैं अभी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया और तुम्हें देख पाया। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर उसे धरती पर लाती है। अब माँ के बारे में बात हो रही है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही, तुम्हारी माँ के थ्रू ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता मैं तुम्हें नहीं जान पाता, और अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म ना दिया होता तो मैं तुमसे आज मिल नहीं रहा होता। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया, तुम्हें देख पाया, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का बहुत ज्यादा आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और तुम दोनों को दिलों से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कवि जो है वो आगे कहते हैं कि मैं सदा घर के बाहर यानी कि दूसरे प्रदेश में रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज मैं घर आया हूँ काम निपटाने के बाद, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या फिर किसी मेहमान की तरह लग रहा हूँगा तुम्हें, और तुम्हारा इस अतिथि से पहले कोई संबंध भी नहीं रहा, यानी कि तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। एक्चुअल में जो कवि होते हैं, जो बच्चे के पिता होते हैं, वो किसी दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं और वो कभी कभी उनका घर आना हो पाता है छुट्टी वगैरह में, तो इसलिए वो अपने बच्चे को कह रहे होते हैं कि मैं तो अभी तुम्हारे लिए एकदम अनजान व्यक्ति की तरह या फिर एक मेहमान की तरह लग रहा हूँ, या फिर तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारी कभी मुलाकात हो ही नहीं पाई है ना। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारी माँ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तुम्हें भी थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ की वजह से ही मैं तुमसे आज मिल पा रहा हूँ इस तरीके से, है ना। अब हम अपना लास्ट काव्यांश पढ़ते हैं। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। उपयुक्त पंक्तियों में, अब ऊपर वाली पंक्तियों में कवि उस समय वर्णन करते हैं कि जब बच्चे के नए नए दांत आते हैं ना, दूध वाले दांत आते हैं और वो निकलने लगते हैं, तो उस वक्त हर चीज वो अपने मुंह में डालने लग जाता है। कभी उंगलियां डालने लग जाते हैं, कभी अंगूठा या फिर जो भी चीज उसको मिलती है उस बच्चे को वो अपने मुंह में डाल लेता है जब भी उसके नए दांत आ रहे होते हैं। तो माँ की गोद में बैठकर बच्चा जो है माँ की उंगलियां चूस रहा होता है और उसको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे माँ की उंगलियों में से अमृत निकल रहा है और वो बच्चे की आत्मा को, जो उसकी प्यासी आत्मा है, उसको तृप्त कर रहा है। ऐसा कवि को देखकर लगता है, जिस हिसाब से वो बच्चा जो है अपनी मम्मी की उंगलियों को चूस रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे के अंदर जो है वो क्या जा रहा है, अमृत जा रहा है। बच्चा ये सब करते हुए बीच बीच में तिरछी नजर से, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से ऐसे अपने पिता को देख रहा होता है, कवि को देख रहा होता है। और वो कहते हैं कि जब भी तुम मुझे तिरछी नजर से देख रहे होते हो ना, या फिर जब भी हम दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, हमारी नजर मिलते हैं और तुम जैसे ही मुस्कुरा देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारे छोटे छोटे दांतों वाली निश्चल मुस्कान मुझे
मुझे इतनी ज्यादा सुंदर लगती है और बहुत अधिक मनमोहक लगती है। तो इस तरीके से हमारी जो कविता है वो खत्म होती है। और कवि जो है वो नागार्जुन जी है। कवि परिचय आपको करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने फिर भी दे दिया आपको, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, ठीक है। बस कवि का नाम याद होना चाहिए। और अगर आपको एक नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।